माफिया अतीक अहमद को आज इलाहाबाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पेशी उमेशपाल हत्याकांड को लेकर है, जिसमें अतीक अहमद का परिवार आरोपी है। अतीक के भाई अशरफ को भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। अतीक को साबरमती जेल से कल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया। आज पूरी रात उसने जेल में ही काटी। अतीक के छोटे भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। नैनी जेल में ही दोनों को रखा गया है, लेकिन दोनों अलग अलग बैरक में हैं। अतीक की बैरक के आसपास हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है, किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। पेशी के दौरान प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद और अशरफ के रिमांड की मांग करेगी। हालांकि अतीक साफ कर चुका है कि उमेशपाल हत्याकांड से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। साबरमती से वापसी के वक्त उसने कहा था कि वो जेल में है, साजिश कैसे करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी करते इसमें 23 उम्मीदवारों के नाम हैं। कुछ बाकियों को उम्मीद थी कि शायद दूसरी सूची में उनका नाम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी सूची में 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया और उसके अलावा एक विधायक का टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा केजीएफ सीट से कुलदीप संघवी को टिकट दिया गया है। 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 224 पर चुनाव होना है। बीजेपी ने 212 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 12 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और आज यानी कि 13 अप्रैल से कर्नाटक में नामांकन भी शुरू हो जाएगा। अगले एक हफ्ते तक उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। ऐसे उम्मीद है कि आज ही बाकी 12 सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जा सकता है। कर्नाटक के बागी बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं और पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जगदीश शेटर खड़ी कर रहे हैं। उनकी सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे वो इतने नाराज हुए कि जेपी नड्डा से मिलने के लिए चले गए। नड्डा से मुलाकात के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। जगदीश शेटर हुबली धारवाड़ सीट से टिकट चाहते हैं, लेकिन उनकी सीट पर किसी और को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। जगदीश शेटर को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है और येदियुरप्पा ने शेटर को आश्वासन दिया है कि उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। येदियुरप्पा ने कहा कि 99% संभावना है कि शेटर को टिकट मिलेगा। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है और ये चुनाव एक चरण में करवाया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए कांग्रेस के साथ बागी भी इस वक्त चुनौती है और बागियों को नहीं समझाया गया तो ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऑस्कर विनिंग गीत नाटू नाटू को बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। कर्नाटक में गाना रिलीज किया गया है। गाना नाटू नाटू की तर्ज पर ही बनाया गया है, जिसमें नाटू नाटू की जगह मोदी मोदी गाया गया है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए इस गीत में प्रधानमंत्री मोदी को विकास पुरुष और दैवीय शक्ति वाला बताया गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी इसे आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने इस गाने को ट्वीट किया था। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ये गाना वायरल हो गया। ಮನೆಗೂ ಬೆಳಕು ತಂದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಜನೌಷಧಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಜನರ ಉಳಿಸಿದಂತ ತೀರ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಧನ ಸಹಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡ ನೀರು ಇಂಥ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ನೀಡಿದ ನೇತಾರ ಅವರೇನೆ ಮೋದಿ ಆತಾರೆ ಮೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಡಿ ಮೋದಿ 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 ಮೋಡಿಯಿಂದ ನಾಡು 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 ಭವ್ಯ ನಾಡು ಮೋದಿ 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 ಮೋಡಿಯಿಂದ ನಾಡು 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 ಭವ್ಯ ನಾಡು। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल अब एक्टिव हो गए हैं। विपक्षी खेमे में हलचल पैदा की है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। ये दोनों ही इस वक्त दिल्ली में हैं और दोनों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कई विपक्षी दलों से मुलाकात उन्होंने अब तक की है। नीतीश कुमार ने खड़गे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर एकजुटता की बात दोहराई। इन नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अब सभी विपक्षी दल एक हो चुके हैं, सभी 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है, 24 में उसे हराएंगे। अगले कुछ दिन तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि वो कुछ और विपक्षी दलों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। सचिन पायलट पर कार्रवाई करने के मूड में कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बार बार पायलट कार्रवाई इस तरह की बात कर रहे हैं, अब उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी पायलट पार्टी की लाइन से अलग जा चुके हैं, तब एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक्शन होगा। रंधावा ने हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। सचिन पायलट अभी दिल्ली में है, वो लगातार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सचिन पायलट आज रंधावा और खड़गे की मीटिंग जो होने वाली है उसका हिस्सा बन सकते हैं। बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। रंधावा ने कहा कि पायलट ने जो जो मुद्दे उठाए वो ठीक है, लेकिन जो रास्ता चुना है वो गलत है। दरअसल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गहलोत बीजेपी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि एसीबी ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के मामले में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। करप्शन पर आईएएस और आईपीएस पर भी कार्रवाई हुई है। दरअसल सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पायलट ने एक दिन का अनशन भी किया था और दिल्ली आलाकमान के समक्ष सचिन पायलट की अब पेशी हुई। गहलोत ने दावा किया है कि भ्रष्टाचारियों पर जितनी सख्ती राजस्थान में हुई उतना देश के किसी और हिस्से में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता को महंगाई से बचाना है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी सर ने विवाद पर सूरत कोर्ट में सुनवाई है आज। पिछली पेशी में न्यायालय ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे दी थी और राहुल गांधी की ओर से उनके वकील कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा हुई थी, जिसके बाद से उनकी सांसदी चली गई। 3 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और उस वक्त राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी कि सजा पर स्टे लगाया जाए। तब न्यायालय ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने ऐसा फैसला नहीं दे सकते। कोर्ट ने दूसरे पक्ष से 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था और उसके बाद 3 यानी कि 13 अप्रैल को, उसके 3 दिन के बाद राहुल गांधी की सजा रोकने पर याचिका पर सुनवाई है। और आज राहुल गांधी की सजा पर रोक अगर लग जाती है तो फिर उनकी सांसदी भी बहाल हो सकती है। एक तरफ विपक्षी दल 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं तो वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों से अपील की है कि वो विधानसभाओं में गवर्नर के अधिकारों को लेकर प्रस्ताव पास करें, जिसमें लिखा हो कि किस प्रस्ताव पर कितने दिन के अंदर गवर्नर की सहमति या असहमति जरूरी है। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों की शिकायतें रहती हैं कि राज्यपाल उनके विधायी कार्यों को राजनीतिक द्वेष के कारण सहमति नहीं देते। तमिलनाडु में हाल ही में ऐसा हुआ जब राज्यपाल ने सरकार का लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा। पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर राज्यपाल ने रोक लगा दी थी और इसीलिए अब विपक्षी दलों की लामबंदी संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन को लेकर भी होने लगी है। हालांकि राज्यपाल की शक्तियां घटाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। चीन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने चीन के अवैध फैसले के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतों से चीन बाज आए। प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल कुछ दिन पहले ही चीन ने शातिराना तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदल दिया और दुनिया में ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि ये इलाका विवादित है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया है और तिब्बती लोग लगातार चीन के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुए प्रदर्शन में तिब्बती भी शामिल हुए। लोगों ने तिरंगा और तिब्बत का झंडा लेकर प्रदर्शन किया और पिछले रविवार को चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने का एक दुस्साहस किया था, जिसके बाद से विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहा था कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। भारत सरकार ने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में चीन दखल न दे। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर हुई घटना चिंतित करने वाली है। आर्मी एरिया के अंदर 4 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाई सिक्योरिटी जोन था और वहां पर हत्या हुई। सेना और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। चश्मदीद ने बताया कि मुंह बांधकर 2 लोग सैनिक अड्डे में घुसे थे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हमलावर सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने सेना की राइफल से ही हमला किया। कुछ दिन पहले मिलिट्री स्टेशन से 2 इंसास राइफल चोरी हुई थी, उसी का इस्तेमाल हत्या करने में किया गया। पुलिस और सेना की टीम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सूत्रों की माने तो ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे अंदर के ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। गोलियों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो गोलियां चलाई गई क्या वो सेना की है या फिर नहीं। एमपी के सतना में एक मजदूर जमीन में धंस गया। यहां पर सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिसमें वो फंस गया। पीड़ित मजदूर ग्वालियर का रहने वाला है। जब मिट्टी धंसी तो उसके साथ वो जमीन में धंसता चला गया और उसका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर और सिर बाहर था। हादसे के बाद साथी मजदूरों ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। जेसीबी मशीन के जरिए खुदाई करके मजदूर को बाहर निकाला गया और उसके बाद ठेकेदार के आदमी उसे बाइक पर बिठाकर भाग गए। नगर निगम के एक ऑफिसर ने बताया कि मजदूर की हालत ठीक है, उसे किसी तरह की चोट भी नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि काफी गहराई में काम चल रहा था और इसीलिए हादसा हो गया। एमपी के ही अशोकनगर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। मामला चंदेरी इलाके का, जहां पर बिजली विभाग की टीम छापा मारने गई थी। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए अधिकारी पहुंचे थे, तो ऐसे में हाई पावर्ड मोटर एक जब्त कर ली गई, जिसके बाद से बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों और अधिकारियों में बहस हो गई। कुछ महिलाओं का गुट वहां पर पहुंचा और उन्होंने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एक अधिकारी को जमीन पर पटक दिया, उसकी पिटाई करने लगे। अधिकारियों के साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने मामला शांत कराने के लिए हवाई फायरिंग की, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। फायरिंग की आवाज सुनते ही ग्रामीण सहम गए, वहां से भाग निकले। हमले के विरोध में बिजली विभाग ने चंदेरी इलाके में लाइट काट दी। लगभग 5 घंटे तक पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप रही।
राजस्थान के नागौर में सीबीआई अफसर बनकर बदमाश ने एक युवक को अगवा कर लिया। बदमाश यूसुफ फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर रात में युवक के घर में घुसा। पूछताछ के बहाने उसको कार में बिठा दिया। इसके बाद घर वालों को फोन करके 70 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी है और पुलिस ने सक्रियता दिखाई और 14 घंटे के अंदर युवक को बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये बड़े शातिर बदमाश हैं और इन्होंने फिरौती के लिए जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया वो उनका था ही नहीं। जिस होटल और ढाबे पर ये खाने पीने के लिए रुकते थे वहां से किसी को फोन लेते हैं और उससे कॉल करते हैं और परिजनों से रुपए की डिमांड करते हैं। मोबाइल कॉल लोकेशन के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों को जयपुर आगरा से हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अधिकारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये एफआईआर शिप्रा ग्रुप की तरफ से करवाई गई, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया बुल्स के हजारों करोड़ की धोखाधड़ी इस पे हुई है। एफआईआर में 18 लोगों के नाम है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा का नाम है। विजय बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बाद में बीजेपी में वो शामिल हो गए और ये एफआईआर इंदिरापुरम थाने में हुई है। मामला आर्थिक धोखाधड़ी का है, इसलिए संभावना है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी जांच कर सकती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में आदिवासियों ने पैदल मार्च किया। आदिवासी समाज के लोग कोलफील्ड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल देवचा, पंचमी, दीवानगंज और हिरिन शिंगा में कोयला खदान घोषित कर दिया गया है और इसी की वजह से आदिवासियों को वहां से विस्थापित करने की तैयारियां हैं। आदिवासी समाज कोयला खदानों का विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि सरकार इस परियोजना को रद्द करे, साथ ही आदिवासियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। हाथों में अपने पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, भाला लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए। आदिवासी महासभा ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। राजभवन मार्च का ऐलान किया था। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन आदिवासियों ने उनका ये मार्च समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में गजान महोत्सव की हो गया है शुरू और त्योहार बंगाली कैलेंडर के साल के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें शिव भक्त अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। यहाँ पर लोग बताते हैं कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस महोत्सव में शोभा यात्राएं निकालते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 17वें मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 117 रनों का एक लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 172 रन ही बना पाई। आखिरी बॉल पर जीत के लिए चाहिए थे 5 रन। क्रीज पर थे एमएस धोनी, इसलिए उम्मीद थी कि शायद रन बन जाएंगे, लेकिन धोनी वो कारनामा नहीं कर पाए जो वो करते थे।